थिएटर की ओर से बहुत अरसे बाद आप सबका स्वागत कर रही हूँ। अवितोको रूम थिएटर का जो मंतव्य रहा, हमेशा से जो उद्देश्य रहा कि थिएटर सब तक पहुंचे, जो कम से कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जा सके, इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। मैं आज ये बताने में बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि पहला सीजन जो सोलो परफॉर्मेंस का था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दूसरा सीजन जो मिक्स था और जिसमें हमने संगीत को भी एक आयाम दिया था, वो भी बहुत सफलता के साथ संपन्न हुआ। आज हम जो ये शुरू कर रहे हैं, उसका जो विषय हमने रखा है पूरे 13 एपिसोड्स के लिए, वो है व्यंग्य बाण। तरकश लेके हम आए हैं, हमारे पास 13 तीर होंगे। वो तीर आपके दिल में जाके धसेंगे तो, लेकिन निकलेंगे नहीं, क्योंकि जो धसा हुआ तीर होता है वो ज्यादा देर तक असर रखता है अपना। व्यंग्य बाण का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यंग्य लेखन की विधा कितनी गंभीर है और कितनी जरूरी है। जब हम कोई बात सीधे तरीके से नहीं कहते, नहीं कह पाते, उस वक्त व्यंग्य कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र बन के हमारे सामने आता है, इसको हम बता सकें और साथ ही साथ ये बता सकें कि व्यंग्य लिखना बहुत ही गंभीर काम है। आज पहला एपिसोड हम जिनके साथ शुरू करने जा रहे हैं, जिनके सानिध्य और आशीर्वाद के साथ, उन्हें हिंदी व्यंग्य का विश्वविद्यालय कहा जाता है। आदरणीय श्री प्रेम जन्मेजय साहब, वो हमारे साथ हैं आज हमारी पहले एपिसोड के अतिथि के रूप में, और उनका स्वागत करने के लिए अवितोको रूम थिएटर की संस्थापक, सूत्रधार, संयोजक विभा रानी हमारे साथ हैं। अवितोको रूम थिएटर के सीजन 3 की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ आज इस सत्र के, इस सीजन 3 के उद्घाटनकर्ता के रूप में जो हैं, उनका परिचय देने की हमें कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। औपचारिक रूप से हम बेशक उनका परिचय दे देंगे, लेकिन जिस तरह से इनका नाम है प्रेम, वैसे ही इनका स्वभाव भी है। और मुझे बहुत हैरानी और आश्चर्य होता है कि आमतौर पर लेखन की दुनिया में लोग अपने लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करके अपने लिए ही सोचते हैं और अपना ही साम्राज्य और अपनी ही दुनिया बनाते हैं। लेकिन मैं जब प्रेम जन्मेजय जी से मिली तो मैंने ये देखा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नाम के यथावत जैसा नाम है उस तरीके से प्यार बांटते चलो और उस प्यार के तहत लोगों में रचनात्मकता भी के बीज भी बोते चलो। अगर उनके अंदर बीज है तो उसका प्रस्फुटन भी करवाते चलो। अगर वो प्रस्फुटित है तो उसके ऊपर जो फूल फल और कलियां निकलने वाली हैं वो भी करवाते चलो, दिलवाते चलो। तो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति मुझे मिलता नहीं है, लेकिन मैंने प्रेम जी में वो खुसूसियत देखी और जब इस तरह की खुसूसियत मैं और खासियत मैं किसी व्यक्ति में देखती हूँ तो मेरा अपना झुकाव और मेरी अपनी रुझान और मेरा अपना सम्मान उस व्यक्ति के प्रति अपने आप हो जाता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे दिल का दोष है और मेरे इस दिल के दोष को प्रेम जी बर्दाश्त करेंगे, इसका मुझे यकीन है। अवितोको रूम थिएटर की तीसरी कड़ी में हमने व्यंग्य की शुरुआत इसलिए भी की है कि जैसा प्रतिमा ने भी आपको बताया है कि व्यंग्य की दुनिया एक बहुत अलग किस्म की दुनिया है और हमने इसका शीर्षक रखा है व्यंग्य बाण। तो इस बाण से हम आपकी जान नहीं लेंगे, बल्कि आपकी जाती हुई जान में हम नई जान फूकेंगे। 13 व्यंग्य संकलन के हैं, 3 व्यंग्य नाटक हैं, 2 संस्मरण की कृतियां हैं और 1 दर्जन संपादित कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। और पहला व्यंग्य संकलन जो आपका था वो था राजधानी में गंवार। और व्यंग्य यात्रा एक ऐसी उनका एक ऐसा योगदान है, उसका संपादन, जिसने व्यंग्य विमर्श को हिंदी साहित्य में, भारतीय हिंदी साहित्य में बहुत गहरे से स्थापित किया है। तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का की रूपरेखा होती है, फॉर्मेट होता है, कि अब मैं ये मंच आदरणीय डॉक्टर प्रेम जन्मेजय सर को दे रही हूँ। इस मंच से जोड़ने के लिए और निश्चित रूप से विभा जी का जो काम है, चाहे वो नाटक के क्षेत्र में, चाहे व्यंग्य के रूप में, व्यंग्यकारा के रूप में, और मैं उनके जब रूप से जुड़ा था तो सबसे पहले जो है उनके व्यंग्यकारा का रूप ही मेरे सामने आया था और उनकी पुस्तक मेरे सामने जो सामयिक से आई थी उसको मैंने पढ़ा था, उस पर अपनी बात कही थी। तो उनका कई विविध रूप हैं जिनसे मैं प्रभावित भी हुआ और इसीलिए जिससे आप प्रभावित होते हैं उनसे एक लंबे रिश्ते हो जाते हैं। तो इस वेबिनार युग में इतने सारे कार्यक्रमों के बीच में
और एक अलग तरह का कार्यक्रम जहां आप व्यंग्य के बाण की बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसका शीर्षक है कबीरा क्यों खड़ा बाजार में। रचना प्रस्तुत करता हूं। संपादक ने फोन किया, कबीरा खड़ा बाजार में। मैं पुलिस वाले की तरह जिज्ञासा आया, मास्क के साथ या बिना मास्क के। संपादक कबीरी शैली में बोला, कबीर ने तो दूसरों के मास्क उतारे हैं, वह क्यों मास्क लगाए। मैं भी कबीरी शैली में बोला, डाकू मंत्री दो खड़े संसद में मुस्काए, बलिहारी संतरी आपनो जिन कबीरा चालान कटवाए। संपादक ने कहा, कबीर का चालान कौन काट सकता है। मैंने कहा, वही जिनके कबीर ने मास्क उतारे हैं। संपादक बोला, हे लेखक, तुम भी मास्कधारी हो गए हो, लगता है तुम भी कोरोना राइटर हो गए हो। हे गांधारीय, लगता है तुमने कोरोना लेखन की पट्टी जबरन बांध ली है, या फिर न्यायालय के गवाह की तरह कसम खा ली है कि अब जो भी लिखूंगा कोरोना लिखूंगा और कोरोना के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। मैंने भी कहा, हे संपादक सुनो, इन दिनों साहित्य में कोरोना लेखन की दौड़ चल रही है। इस दौड़ में जो पिछड़ेगा वह कोरोना युगीन साहित्यकार कहलाने से वंचित रह जाएगा। ऐसा लेखक अपने समय को न पढ़ पाने के कारण निंदित होगा, कोर्स में उसकी किताब नहीं लगेगी, उस पर शोध नहीं होंगे, और फिर व्यंग्यकार का तो धर्म है कि जैसे ही कोई सामायिक विषय मिले उस पर पिल जाए, कूट कूट कर उस विषय का भूसा बना दे। संपादक ने कहा, हे लेखक, मुझे भूसा नहीं चाहिए, मुझे कबीर चाहिए, मुझे कबीर की चिंता चाहिए, मुझे इस विषय पर अंक निकालना है। अगर तुम नहीं लिख सकते तो। मैं देश की अर्थव्यवस्था की तरह हकलाया, बोला, हे माई बाप संपादक, आप जो कहें लिख सकता हूँ। आप बाएं हाथ से कहें तो बाएं हाथ से लिख सकता हूँ, दाएं हाथ से कहें तो दाएं हाथ से लिख सकता हूँ, आप कहें तो बीच वाला लेखन भी कर सकता हूँ। वैसे कोरोना काल में शाल, यात्रा भय, मानदेय आदि मिलने बंद हो गए हैं। हो सकता है कि आपकी पत्रिका कुछ मुझे पारिश्रमिक दे दे। अच्छा, संपादक बोले, तो बताओ कबीरा काहे खड़ा बाजार। मैंने कहा, हे संपादक श्री, कुछ संकेत करें कि आपने कुछ सोचा होगा इस विशेषांक के बारे में। बोले, बहुत कुछ सोचा है। मैंने कहा, तो बताएं कि आपने क्या सोचा है। वो सब मैं अपने संपादकीय में लिखूंगा, तुम तो बस व्यंग लिख दो जल्दी। मित्रों, हर संपादक जल्दी में होता है। पठानी संपादक की जल्दी के समक्ष लेखक विवश होता है। प्रकाशक भी पठानी हो सकता है, प्रकाशक पठानी ही होता है। प्रकाशक भी जल्दी नामक हथियार का प्रयोग करता है, पर संपादक की जल्दी और प्रकाशक की जल्दी में अंतर होता है। प्रकाशक से लेखक डरते डरते पूछता है कि किताब कब छापेंगे। प्रकाशक का उत्तर होता है, बस जल्दी, और ये जल्दी 2 वर्ष तक नहीं आती है। लेखक में साहस नहीं होता कि वह प्रकाशक को उसकी जल्दी याद दिलाए, पर संपादक की जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते वाली होती है, कई बार 1 रात वाली भी होती है। संपादक जल्दी की तलवार लटका सकता है, और आजकल तलवार का सम्मान तो सबको करना पड़ता है। पर यदि संपादक आपका मित्र हो तो मित्र संपादक पठानी संपादक से भी अधिक खतरनाक होता है। वो मित्रता की आत्मीय तलवार का सदुपयोग करता है। वो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाले हथियार का प्रयोग करता है। खैर, कबीर सुखी थे कि उनके समय में प्रकाशक और संपादक नहीं थे, इसलिए कबीर आंखन देखी कह लेते थे। शायद इसलिए कबीर को लताड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता था कि जिसे वो लताड़ रहे हैं वो किस धर्म या किस जाति का है, क्योंकि कबीर को कोई चुनाव नहीं लड़ना होता था। ना ही कभी कबीर को बल परचेज में अपनी पुस्तक बिकवानी होती थी। वह तो उलट बांसियां रचते थे,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैंने आत्मसमर्पण किया, जो आज्ञा मित्र संपादक। पर मन में मेरे उठे प्रश्न आज्ञा नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा कि संपादक को इस विषय पर अंक निकालने की जल्दी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका संबंध आने वाले चुनाव से हो। चुनाव आते हैं तो हर धर्म के ईश्वर याद आते हैं। पहले गांधी जैसे महापुरुष याद आते थे, आजकल धार्मिक महापुरुष याद आते हैं। हर धर्म के धर्मात्मा याद आते हैं, कबीर भी याद आते हैं। कबीर पंथियों से वोट चाहिए हो तो कबीर याद आते हैं। कबीर का ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर याद आता है। चुनाव काल में वे ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाला भजन भी गाते हैं और सरेआम गले पड़ने जैसा गला मिलते हैं। होली पर पड़ोसी भी तो गले मिलता है और होली के अगले दिन वो पड़ोसी गला पकड़ भी लेता है। पर कबीर तो ऐसे थे नहीं। वे किसी भी युग में आए, चुनाव तो कम से कम नहीं लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ने वालों का पर्दाफाश जरूर कर सकते हैं। कबीर के अनुयायी तो चुनाव के लिए बाजार में खड़े हो सकते हैं, पर कबीर चुनाव के लिए बाजार में खड़े नहीं हो सकते। कबीर के हाथ में कभी तराजू नहीं रहा, उनके हाथ में तो मुराड़ा ही रहा। मुराड़े से हर समय की राजनीति डरती है। तो संपादक का कहना है कि कबीर बाजार में खड़ा है और मेरा सोचना है कि क्यों खड़ा है। मैं सोचने लगा, मित्रों, मैं केवल सोच ही सकता हूं, क्योंकि मैं कबीर नहीं हूं, मैं आधा कबीर हूं। कबीर बिन मसी कागज की अपनी बात कहते थे। मैं मोबाइली लेखक हूं। कबीर के हाथ में मुराड़ा था। मेरे पास घर है जिसके जलने से मैं डरता हूं। कबीर के समय में लोग बाजार में बस सौदा लेने जाते थे, वो बाजार में खड़े नहीं होते थे। उन दिनों बाजार खरीदने के लिए होता था, खड़े होने के लिए होता भी नहीं था। उन दिनों लोग खड़े खड़े बतियाते भी नहीं थे, बतियाने के लिए उनके पास चौपाल होती थी। उन दिनों बाजार सुंदर भी नहीं होता था कि खड़े होकर किसी भकवे साव से देखने लग जाओ। बाजार लुभाने के लिए भी नहीं होता था। बाजार सस्ता भी नहीं था। अस्त व्यस्त बालों और वेशभूषा वाला पुरुष दुकानदार अपनी आत्मीयता से आपके जेब का पैसा खींचता था। दुकान में एसी नहीं होता था, पंखा भी अपनी मर्जी के मालिक होता था। जरूरतें कम होती थी, इसलिए जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। उसके लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। खरीदने और बेचने वाला एक दूसरे को जानता था। एक दूसरे के हाल चाल पूछने का समय था। आज तो अब बड़े बड़े सजे धजे मॉल हैं। जिस शोरूम के आगे चाहे खड़े होकर नारी के अंग की आप शोभा निहार सकते हैं। शोरूम में आपको सवस्त्र नारी, कम वस्त्र नारी और बाजार में सजी धजी नव यौवनाएं बाजार की शोभा बढ़ाती हैं। जो कुछ भी नहीं खरीदना चाहता वह भी खरीदार बन जाता है। दुकानें शोरूम हो गई हैं। इस शोरूम में पुरुष दुकानदार कम मिलते हैं। सजी धजी मनमोहक मुस्कान बिखेरती नवयुवतियां अधिक होती हैं। इन सब का लक्ष्य बाजार को लुभावना बनाना होता है और कुछ नौजवान अधिक लुभ जाते हैं। तो इस बाजार में तो आप घंटों खड़े रह सकते हैं, पर क्या इस बाजार में कबीर एक पल भी खड़े रह सकते थे? पर संपादक ने तो कबीर को बाजार में खड़ा कर ही दिया है। संपादक चुनौती भी दे रहा है कि लेखक बता, कबीर बाजार में क्यों खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। संपादक बेताल बनकर कह रहा है कि तू यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा तो तेरा लेखन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मित्रों, इधर मेरा समय मुझे डरा रहा है कि यदि तूने कबीर के बारे में कुछ कहा तो तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कबीर सार्वजनिक रूप से सवाल दाग सकते थे, पर आज क्या कबीर पर सवाल दागे जा सकते हैं? मैं कायर लेखक हूँ,
इसलिए कबीर पर कुछ भी कहने से डरता हूँ। कबीर पर तो कोई कबीर ही कुछ कह सकता है। कबीर सार्वजनिक रूप से बाजार में खड़े हैं, पर मैं सार्वजनिक रूप से उन पर कुछ कह नहीं सकता। पर मैंने कबीर को क्लास में पढ़ाया है, और क्लास में कबीर क्या, तुलसी, सूर आदि किसी को भी पढ़ाना एक सुरक्षित कर्म है। हमारे समय में पढ़ना और पढ़ाना दोनों सुरक्षित कर्म होते थे। क्लास में सवाल पूछने के खतरे कम थे। मास्टर जी अधिक से अधिक मुर्गा बनाते थे या बेंत मारते थे। उन दिनों पिटना एक सांस्कृतिक कर्म था। स्कूल में पिटना मास्टर के मूड पर निर्भर करता था। मास्टर जी का मूड पीटने का है तो पिटना ही पड़ता था। गलत सवाल करो तो पिटो, सही करो तो भी पिटो। घर में जाकर मास्टर की शिकायत करो तो बाप से पिटो, तूने ही कुछ कहा होगा मास्टर से। पीटने की संस्कृति आज भी फल फूल रही है मित्रों। आप कमजोर हैं तो किसी भी चौराहे पर पिट सकते हैं। चौराहे पे पिटने की शिकायत माई बाप थानेदार से करेंगे तो वहां भी पिटेंगे। वैसे आजकल तो पुलिस वाले भी सरेआम पिट रहे हैं। बेचारे मास्टर की क्या औकात, केवल पिट जाए तो जान बची और लाखों पाता है। मैंने जिनको कॉलेज में पढ़ाया है वो मेरी ओर ऐसे घूर के देखा करते थे कि हे मास्टर, तुझमें हिम्मत है तो हमें पढ़ा के दिखा। मैंने जिनको कबीर पढ़ाया उनको कबीर से मतलब नहीं था। उन्हें मतलब होता था कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और उन्हें कितने नंबर मिलेंगे। बाजार को जितना नई पीढ़ी जानती है उतना संपादक या मैं नहीं जानता। इसलिए कबीर के दोहे को पढ़ाने मैं अपनी क्लास में चला गया। बच्चों पर पढ़ाई का अधिक बोझ ना पड़े इसलिए मैंने दोहे की पहली पंक्ति पढ़ी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। मैंने पूछा, कोई बता सकता है कि कबीर कहाँ खड़ा है और क्या मांग रहा है? इट्स वेरी इजी। इसी दोहे में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। मित्रों, क्लास में सांप नहीं था, पर सांप को सांप सूंघ गया। मैंने छात्रा से पूछा, यू टेल मी, कबीर बाजार में क्यों खड़ा है? उसने कंधे उचकाए और बोली, हाउ कुड आई नो? आई एम नॉट कबीरा, आई एम साइना। एंड ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है सर। 500 ईयर बिफोर कबीरा मार्केट में क्यों खड़ा था? रिडिकुलस, दिस इज आउट ऑफ कोर्स। किसी हेल्प बुक में नहीं मिलता सर। व्हाई कबीरा स्टैंडिंग इन बाजार? वॉज देयर ए बिग बाजार? इस बार क्लास ने हा हा किया। मैंने क्लास के ब्रिलियंट लड़के से पूछा, ए यू तुम बताओ, यू नो कबीरा बाजार में क्यों खड़ा है? यस सर, आई नो। एंड यू नो कबीर इज थोड़ा कंफ्यूज। वो मार्केट में स्टैंड है एंड या तो गर्लफ्रेंड का वेट करता है सर, या एनी टाइप ऑफ सेल, एंड ही इज नॉट सेलर, वो बायर मांग रहा है, इज मांगिंग। मार्केट में सेल लगा है एंड उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। वो सबसे खैरात मांग रहा है सर। एंड सर उसको खैरात नहीं मिलता तो वो कबीरा हो जाता है। सर आपने वो हेरा फेरी मूवी देखा? क्या धांसू आवाज में बोलता है वो, हेलो कबीरा स्पीकिंग। एंड उसका डायलॉग, सर तेरी पोती के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। क्लास के लड़के लड़कियां उसकी इस डायलॉग डिलीवरी पर ताली बजाते हैं। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि एक अध्यापक के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान क्यों आवश्यक है। नौजवान पीढ़ी को आप इसी भाषा के द्वारा समझा सकते हो। नौजवान पीढ़ी बाजार में खड़ी नहीं होती है, उसके पास इतना समय भी नहीं होता। वो तो सीधा लक्ष्य साधती है। नेट पर सर्च किया, शोरूम में घुसे, बाप के क्रेडिट कार्ड से खरीदा, कैब पकड़ी और डेट पर निकल गए। कबीर के समय बाजार खुले में लगता था, पर खुला बाजार नहीं था। आज खुला बाजार है, पर वो 4 दीवारियों में बंद एयर कंडीशन मॉल में लगता है। तो हे संपादक, कबीर को बाजार में मत खड़ा करें, कबीर को नाहक परेशान मत करें।
ये बाजार कबीर जैसों के लिए नहीं है। बाजार जो चाहता है वो ले लेता है, वो मांगता नहीं है, इसलिए वो मंगता नहीं है। मंगते तो आप हैं। बाजार सबकी खैर भी नहीं मांगता, वह केवल अपनी खैर चाहता है। तो ये संपादक, इस बाजार में यदि कबीर और अधिक देर खड़े रहे तो उनकी खैर नहीं है। धन्यवाद। ये एक रचना थी और एक मैंने कुछ कभी लघु कथाएं लिखी थी, तो उसमें से एक सुनाना चाहूंगा और उसका शीर्षक है पहली एक आदमी के बच्चे। तुम कौन हो? मैं रामू हूं। रामू, तुम्हारा भी नाम होता है क्या? पापा तो तुम लोगों को सिर्फ गरीब कहते हैं। मेरे पापा कहते हैं गरीब लोग गंदे रहते हैं। तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? पैसे नहीं है। अच्छा, तुम नहाते भी नहीं हो क्या? हमारा तो टॉमी भी रोज नहाता है। हमारी आया नहाती है, मुझे नहलाती है। तुम्हारी आया नहीं है क्या? वो तुम्हें नहीं नहलाती? आया? आया कौन? अरे वो जो घर का सारा काम करती है, नौकरानी। तुम्हारे यहाँ नहीं है नौकरानी? है। मेरी माँ वो नौकरानी है, वही घर का सारा काम करती है। वो दूसरों के घर में भी काम करती है। अच्छा, तो तुम सारा दिन कैसे खेलते रहते हो? तुम्हारे यहाँ ट्यूटर नहीं आता क्या? होमवर्क नहीं करना पड़ता? तुम स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, बापू के पास स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। टोनी, कालू, गोली, रमती कोई भी स्कूल नहीं जाता। बड़े होकर हमें मजदूर बनना है ना, तो बापू कहते हैं मजदूर बनने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, बस बड़ा होना होता है। अच्छा, मेरे पापा मुझे तुम्हारे साथ खेलने को सख्त मना करते हैं। कहते हैं तुम लोग गटर में पलने वाले कीड़े हो। पर तो तुम मेरे जैसे लगते हो, बस थोड़े गंदे कपड़े पहनते हो। और हमारी टीचर कहती है कि आदमी का खून लाल होता है। तुम्हारा भी है क्या? हाँ, देखो। और उसने अभी अभी खेल में लगी चोट से रिश्ता खून उस अभी अभी लगी चोट से रिश्ते खून को दिखा दिया। उसका रंग देख लिया। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है। जल्दी से डिटॉल से साफ करो। डॉक्टर से टिटनेस का टीका लगवाओ, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे तो रोज लगती रहती है। अच्छा, तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। वो मुझे हरदम पढ़ने के लिए कहते हैं, घर के अंदर खेलने को कहते हैं, बाहर नहीं जाने देते। पापा, जितना बड़ा होकर मैं तुम्हारे साथ खेलने बाहर आ सकूंगा? नहीं, तुम तब भी नहीं आ सकोगे। क्यों? क्योंकि तब तुम पापा बन जाओगे। उसका शीर्षक है ईश्वर की मृत्यु। पिताजी, मुझे किसने बनाया? चल भाग यहां से, काम करने दे। मुझे मालूम नहीं। नहीं, बताओ ना पिताजी, मुझे किसने बनाया है? तुझे? ईश्वर ने, भगवान ने। और मम्मी को? उसको भी भगवान ने, ईश्वर ने। और बिट्टू, किट्टू, रीटू, सीमा, डॉली, सबको? हाँ, सबको भगवान ने बनाया। और आपको? मुझे भी बनाया बाबा। सिर मत खा। सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। हाँ, वही बनाता है सारी दुनिया को। सब कुछ वही बनाता है। हाँ, वही बनाता है। अब चुप कर। अच्छा। बच्चा उठकर कमरे के अंदर गया, ईश्वर की एक प्रतिमा उठा लाया, उसे उसने पिता के सामने फर्श पर दे मारा और पिता से पूछा, अब पिताजी? और मैं अपना एक मेरा नाटक है जो काफी चर्चित रहा, और नाटक के बारे में जो है वो था सीता अपहरण केस। तो उसमें से एक अंश सुना देता हूँ। और सबसे पहले मतलब अब ये भी आपने मेरा लघु कथा और व्यंग्य रचना सुनी, तो उसमें मैंने आरंभ में पुलिस वालों की एक आरती लिखी थी, तो उसको मैं आपके सामने सर
सर बिल्कुल वो हम सुनना चाहेंगे। और इससे पहले कि आप अपना पाठ शुरू करें, एक टिप्पणी आई है, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, मगर एक टिप्पणी विशेष रूप से मैं पढ़ना चाहती हूँ। आदरणीय श्री प्रताप सहगल जी की टिप्पणी आई है, वो देख रहे हैं आपको। और उन्होंने ये लिखा है कि खूब कई इलाकों में प्रवेश करती हुई रचना बार बार विचलित करती है। व्यंग्य की शक्ति तुम्हारे लेखन में ही नहीं, पाठ में भी खुलती है। मुझे शरद जोशी याद आ रहे हैं, वे भी बहुत सलीके से अपना व्यंग्य पढ़ा करते थे। ये प्रताप सहगल जी की टिप्पणी थी, तो मैंने कहा आपसे मैं साझा कर लूं। और सर अब आपकी एक रचना हम सुनना चाहेंगे जी। प्रताप सहगल जी, अगर मैं कहूँ तो मेरा नाट्य लेखन जिस तरह से आगे बढ़ा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो मेरे जो 2 नाटक पहले छपे थे, सीता अपहरण केस और सोते रहो, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी और उसमें ड्रामेटिक आयरनी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रेम के जो दोनों नाटक हैं वो व्यंग्य के 2 धमाके हैं। तो एक लेखक को ऐसे प्रसिद्ध नाटककार से ऐसे 2 धमाके जैसा शब्द मिल जाए तो उसको लगता है वो तीसरा धमाका भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है, तीसरा बम भी तैयार। तब मैंने जो है धमाका करने के लिए एक और नाटक लिखा था, क्यों चुप तेरी महफिल, उसमें विभा जी ने भी उसके बारे में लिखा था। तो अगर वो हैं यहाँ सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ा और सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति साथ में हो तो प्रताप सहगल ऐसे नहीं है कि जो मित्रों के गुनाह बख्श दें। तो खैर मैं आपको उसकी पहली वो सुना देता हूँ। आरती मैंने लिखी थी, आपको मेरा काव्य रूप भी शायद समझ आ जाए। तो हम जानते हैं एक आरती हमारे यहाँ चलती है, जय जगदीश सरे, तो उसकी पैरोडी तो पुलिस वालों की आरती है कि ओम जय पुलिस हरे, स्वामी जय पुलिस हरे, भ्रष्ट जनों के संकट पल में दूर करे, गुंड जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय पुलिस हरे। जो चढ़ावा चढ़ावे सब कष्ट मिटे उसका, जो चढ़ावा चढ़ावे सब कष्ट मिटे उसका, संपत्ति घर की जावे जब संग मिले इनका, संपत्ति घर की जावे जब संग मिले इनका, ओम जय पुलिस हरे, स्वामी जय पुलिस हरे। तुम भ्रष्टाचार सागर तुम बदमाशी करता, तुम भ्रष्टाचार सागर तुम बदमाशी करता, तुम्हारे आशीर्वाद बिना डाका नहीं डलता, ओम जय पुलिस हरे, स्वामी जय पुलिस हरे, भ्रष्ट जनों के संकट पल में दूर करे, तुम बिन हत्या न होती, तुम बिन हत्या न होती अपहरण न हो पाता, तुम बिन हत्या न होती अपहरण न हो पाता, तुम भ्रष्टाचार शिरोमणि मंत्रियों के अन्नदाता, ओम जय पुलिस हरे, स्वामी जय पुलिस हरे, भ्रष्ट जनों के संकट पल में दूर करे। तो ये आरती थी। और अब एक जो इसका मुख्य है नाटक का कि किस तरह से वो पुलिस वालों की जो चरित्र भी सामने आता और किस तरह से वो सोचते हैं, उसके दूसरे अंक का पहला दृश्य है। और जब प्रताप जी ने इस रंग संकेतों को पढ़ा तो उन्होंने कहा ये रंग संकेत अलग तरह से है, वो मतलब लगता है कि व्यंग्य रचना का एक हिस्सा है। तो देखिएगा, रंग संकेत है पहले, थाने का नाम कलयुगी थाना है। थाना क्या है? जैसे भ्रष्टाचार, अनैतिकता और असत्य की मूर्ति है। कुर्सी पर बैठा थानेदार ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में काला कमल सुशोभित होता है। उसके चरण कमल सामने रखी मेज की फाइलों पर पड़े घोषणा कर रहे हैं, इस इलाके का सारा कानून इन चरणों के नीचे दबा है। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए थानेदार कान में कागज का टुकड़ा डालकर मैल निकाल रहा है। थानेदार सिपाही कृष्ण सिंह को आवाज देता है। थानेदार, कृष्ण सिंह, अबे ओ कृष्ण सिंह, अबे ईंट के भट्टे, सुनता नहीं है? कृष्ण सिंह अंदर आते हुए, देखो साहब, आपसे कितनी बार कहा कि मेरा नाम ठीक से पुकारा करो। मेरा नाम कृष्ण नहीं कृष्ण सिंह है। साहब आप मुझे कितनी गाली दे दें, गाली खराब नहीं लगती है, क्योंकि वो तो हम लोगों की रोजाना की खुराक है। रोज गालियां देते हैं और आपसे खाते हैं।
जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन गालियां ना खाने के चक्कर में अपने को तो कब्ज हो जाती है। पर साहब अपना ना कोई नाम बिगाड़ कर दे बोलता है तो भेजा घूम जाता है। नाम मत बिगाड़ो साहब, नाम। थानेदार अट्टहास कर तो तू तो बीवियों की तरह बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अरे कृष्ण सिंह, तुझे कृष्ण कहूं या कृष्ण कहूं, तूने कौन सा रावण को मारना है? कृष्ण सिंह साहब, आपकी तो जनरल नॉलेज हमारे नेताओं की तरह बिल्कुल कमजोर है। साहब रावण को कृष्ण ने नहीं, राम ने मारा था। लगता है आपने रामायण नहीं पढ़ी है और ना ही कभी रामलीला देखी है। साहब देखा करो, बड़ी धांसू चीज होती है, बड़ी धांसू चीज। धांसू चीज होती है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तू भी मेरी बीवी की तरह धर्म कर्म वाला हो गया है। देख, ये धर्म कर्म वाले लोग बड़े चालू होते हैं। हमसे तो धर्म कर्म करवाते हैं, खुद नोटों की थैलियां भरते हैं। साहब आप भी थोड़ा सा धर्म कर्म कर लो, अगला जन्म सुधर जाएगा। अरे धर्म की औलाद, यहां पिछले जन्म का मुझे पता नहीं, तो अगले जन्म की बात करता है। कलयुग में जो होता है यही होता है। बता, कत्ल का केस अगले जन्म में निपटाना होता है या इसी जन्म में निपटाना होता है? बता बता। पर साहब, कृष्ण सिंह कहता है, पर साहब वकीलों के चक्कर में पड़ जाओ तो कई केस तो किसी जन्म में नहीं निपटते। केस निपटाने के लिए जज से थानेदार बोलता है, अरे धीरे बोल, मानहानि का दावा ठुक जाएगा, ज्यादा धर्म कर्म की बातें करता है। पर साहब, कृष्ण सिंह कहता है, पर साहब रामायण की कहानी है बड़ी धांसू। थानेदार गुस्से में डंडे को मेज पे मारता और खड़ा हो जाता है। अबे खाप धांसू है, ईंट के भट्टे, चिलगोजे की औलाद। रामायण में जो पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती की गई है, वैसी बेइज्जती तो किसी ने नहीं की होगी। तू खुद सोच, घोंचू प्रसाद, इतने मर्डर हुए, शूर्पणखा जैसी सुंदर औरतों के नाक कान काट लिए गए, सीता का किडनैप हुआ, लंका पर अनऑथराइज्ड ब्रिज बना, हनुमान ने लंका जला दी, क्या क्या नहीं हुई बदमाशी। इतनी बदमाशी तो हमारे इलाके में कभी नहीं हुई। अब तू खुद सोच, कैक्टस की औलाद, इतना सब कुछ हो जाए और पुलिस का कोई रोल नहीं, यानी पुलिस का बायकाट। पूरी रामायण में पुलिस है ही नहीं। ये तुलसीदास जैसे अनेक राम कथा लेखकों की सरासर बदमाशी है। वो नहीं चाहते कि हमारा डिपार्टमेंट लाइमलाइट में आए। हम पुलिस वालों को इसके खिलाफ जुलूस निकालना चाहिए। और तू कैसा पुलिसिया है? रामायण को देखकर खुश होता रहता है। अबे कृष्ण सिंह, अबे टोपी के, जरा सोच, अगर पुलिस होती तो क्या सीता जी गायब हो सकती थी? सारा डिपार्टमेंट लग जाता, वायरलेस खड़क जाते। बस पुलिस वालों को क्या चाहिए, थोड़ी सी सेवा ही ना। पर पुलिस पर तो विश्वास ही नहीं किया। राम लक्ष्मण पेड़ों से, हिरणों से, पत्तों से सीता का पता पूछते रहे। अरे भैया, जरा पंचवटी थाने चले जाते तो सीता का पता ना मिल जाता। कृष्ण सिंह साहब बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं, लगता है सुबह ही घर से लगा है। थानेदार चुप, खड़क सिंह की तरह हर समय खड़कता है, कान में फुसफुसाते हुए बोलता है, अगर हमने ना लगाई होती तो क्या हम सुबह सुबह ऐसी धार्मिक बातें करते? वैसे तो धार्मिक बातें भी एक प्रकार का नशा है कृष्ण सिंह। नशा क्या है? नशे का बाप है। अब हमारी थानेदारनी को ले, हर समय मंदिर में छैने बजाती रहती है, हमें पीकर होश नहीं रहता है, वो भजन कीर्तन में भी होश रहती है। हम जब बहुत टेंशन में होती है, हमें जब बहुत टेंशन होती है तो हम पी लेते हैं, और थानेदारनी को जब टेंशन होती है तो भजन गाने लगती है। तो खैर, ये एक अंश था जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं भी इस प्रश्न को, आज मेरा ध्यान गया कि पूरी रामायण में कहीं पुलिस ही नहीं है, ये कैसे हुआ? और पंचवटी थाने की परिकल्पना भी बड़ी कमाल की है सर। हम तो ये मानते हैं। उसका क्या है, तो उसके बाद
राम लक्ष्मण थाने में आते हैं, वो इसके बाद जो पुलिस वाला है, मैं बता दूं, ये पी पा के सो जाता है। तो ये सोच रहा है, स्वप्न में इसको लगता है कि राम लक्ष्मण पंचवटी थाने में आए हैं, तो उनके साथ जो बहस होती है, तो अंततः राम सोचते हैं कि भैया थानेदार से अच्छा हम खुद ढूंढ ले तो ज्यादा अच्छा है। तो ये उसका जी बिल्कुल। और हम लोग तो उस युग में पैदा हुए हैं जहाँ हर इलाके का एक थाना होता है, और थाने के बगैर हमें सुरक्षित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में वाकई में ये व्यंग है कि थानों की जरूरत क्यों पड़ी होगी। और अपने एक मिनट प्रतिमा, एक बात और कहूँ कि जी थाना एक व्यवस्था है। जी बिल्कुल। थानेदार का स्थानांतरण होता है, थाना वही रहता है, थाना वही रहता है बिल्कुल। तो थानेदार का स्थानांतरण होता है। ऐसे ही किसी भी जगह पे भ्रष्टाचार होता है तो हम भ्रष्टाचार का स्थानांतरण कर देते हैं, वहां दूसरा आ जाता है। जी, तो हमारे यहाँ ये स्थानांतरण होता है। जी हाँ, लेकिन व्यवस्था वही बनी रहती है जो भ्रष्ट रहती है। जी बिल्कुल। मैं यही कह रही थी सर कि इन सब चीजों पर, जिनको हम कहते हैं कभी कभी कि आवाज उठाने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, जो आपने कबीर के वक्त कहा था कि कबीर अगर आज होते तो कितना कह पाते, चुनाव लड़ना होता, बहुत सारी सेटिंग करनी होती, प्रकाशकों को खुश करना होता, तो पता नहीं कबीर कितना कह पाते। लेकिन इन सारी चीजों को कह देना और चुभा देना दूसरे के सीने में तीर की तरह, और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाना और दूसरे को भी मुस्कुराने पर बाध्य कर देना, ये है व्यंग्य लेखन। और मैं बता दूं हमारे सारे दोस्तों को जो इस समय जुड़े हैं, हमको देख रहे हैं, कि हमारे साथ हिंदी साहित्य के व्यंग्य की यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी हैं। और वाकई में आपका पाठ भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात पे सोच भी रहे थे, मैं खुद भी सोच रही थी कि जो लोग बहुत कमाल का लिखते हैं उनका कमाल का पाठ भी हो, ये हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन ये कमाल का मणिकांचन योग होता है कि आप जैसा आपका लेखन है कुछ वैसा ही पाठ भी हो कि सुनने वाला बंध जाए। तो सर मैं आपसे बस कुछ ही चीजें पूछूंगी जो कि जरूरी है इस आज के हमारे इस एपिसोड को पूरा करने के लिए, कि आपने जब लेखन की शुरुआत की होगी तो आपने व्यंग्य को क्यों चुना? व्यंग्य लेखन को आपने अपना अभिव्यक्ति का माध्यम क्या सोच के चुना? क्या ये कोई सेफ गेम था, या कोई चुनौती ले रहे थे आप, या आपको लगा कि आपकी शैली व्यंग्य के अधिक करीब है? अनम्यूट कर लो। हाँ, तो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जब तुमने रचना पर टिप्पणी की और कहा कि बात कह दी और लोग मुस्कुराते हुए चले गए होंगे, तो मैं यहाँ पे एक विरोध करूँगा आपकी बात से, क्योंकि वैसे तो व्यंग का स्वर ही विरोध का होता है। मेरा मानना यह है कि अगर व्यंग जो है वो सिर्फ आपको मुस्कुराते हुए लेकर चला गया और उसकी चुभन आपने साथ में नहीं है आपके पास, तो वो फिर व्यंग नहीं है। व्यंग में निरंतर लोग मुझे हास्यद्रोही भी कहते हैं कि मैं व्यंग में नहीं मानता कि व्यंग का में हास्य को बैसाखी की तरह इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए मैं लगातार उदाहरण देता हूँ। व्यंग में अगर हंसी भी आती है तो व्यंग की हंसी अलग तरह की होती है, वो व्यंग की हंसी चुभन वाली होती है। वो व्यंग की हंसी वो होती है जो दुर्योधन के हृदय में द्रौपदी के कहने पर, धृतराष्ट्र पुत्र कहने पर वो जब हंसी जिसने महाभारत करा दिया। तो पहली बात तो ये है, इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि कैसे व्यंग को आपने चुना, है व्यंग को मैंने नहीं चुना, व्यंग ने मुझको चुना है, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने लेखन को ही नहीं चुना था। और मैंने कई जगह कहा भी है, ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है जो पूछा जाता है और उसके उत्तर मैं वही देता हूँ जो अब तक देता हूँ लोगों को, ये ना कहे कि अपनी उत्तर बदलता रहता है। तो मेरा लेखन से लगभग अगर माने तो लगभग खींचतान के उतना रिश्ता है कि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, और उस समय इलाहाबाद जो है वो एक साहित्यिक राजधानी होता था, और इलाहाबाद के बारे में लगभग यही कहा जाता है, मतलब लोग ये मानते हैं कि अगर जैसे भारती जी को एक बार मैंने भेजा, अपनी किताब भेजी और उन्होंने कहा कैटरेक्ट के कारण पढ़ नहीं पा रहा हूँ किताब, पर परिचय में देखा कि आप इलाहाबाद से हैं। अरे आप इलाहाबाद से हैं?
मतलब इलाहाबादियों की एक अलग रंग है। ऐसे ही अभी पीछे ममता कालिया जी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा, वो भी इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद का मान लिया जाता है कि इलाहाबाद से है तो उसमें साहित्यिक संस्कार हैं। तो मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि मेरे अंदर जो भी साहित्यिक संस्कार हैं वो इलाहाबाद के कारण नहीं है। उस समय तो समझ लीजिए मैं खेला करता था, कभी ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाता था, माँ मुझे ढूंढती, बाहर घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए, या बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, या धोबी के घर के पास जो है उसके पिल्ले हैं, उनके साथ खेलता रहता था। तो उससे मुझे कभी वो नहीं हुआ। और सौभाग्य ये भी है या दुर्भाग्य ये भी है कि जब मैं वहां से, हम इलाहाबाद से यहाँ पर आए, तो आप ये देखिए कि छठी से लेकर छठी में मेरे पिताजी ने मुझे किसी अंग्रेजी अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। वो बहुत ही, मतलब ये नहीं था कि समृद्ध थे, उनके पास पैसा, वो सिर्फ एक सरकारी दफ्तर में लोअर डिवीजन क्लर्क थे, और उसमें मुझे याद है 110 रुपए की तनख्वाह आती थी उनके पास। तो वो चाहते थे कि हम लोगों को शिक्षा दी जाए, और इसीलिए इलाहाबाद में जो पंडित जी ने मेरा नाम रखा था त्रिवेणी प्रसाद, उसको उन्होंने बदल दिया। हम तीनों भाइयों के नाम रखे थे, प्रेम, सत्य और शांति। मतलब उन्होंने एक उद्देश्य की दृष्टि से। तो खैर वो अलग किस्सा है। तो मैं छठी से 8वीं तक जो है वो अंग्रेजी माध्यम में वहाँ पे पढ़ा। 8वीं में थोड़ी देर के लिए मैं सरकारी स्कूल में आया था, फिर आर के पुरम में आया। आर के पुरम में जो है मुझे साइंस ली, 9वीं 10वीं 11वीं में साइंस ली। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मेरा हिंदी से संबंध 5वीं के बाद छूट गया था। और 5वीं तक, जो प्राइमरी तक हम लोगों को हिंदी पढ़ाई जाती थी, उस समय जानती हैं हम लोग कोटला में रहते थे, डिफेंस कॉलोनी, वहाँ से सेवा नगर 3 किलोमीटर में पैदल जाते थे हम लोग पढ़ने, और हाथ में तख्ती होती थी या स्लेट होती थी और कुछ नहीं होता था। तो वो पढ़ाई भी ऐसी थी। पर एक कहानी जो है, ऐसी मन था, मेरे एक दोस्त मेरे साथ लिखता था, तो हम लोग उन दिनों मेरे पास छुट्टियों में करने के लिए कुछ इस तरह का था नहीं कि जब हम जाकर जो है किसी मान लीजिए एंट्रेंस की तैयारी करें। तो उसमें एक कहानी लिखी थी। वो कहानी मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया। मैथ्स ऑनर्स लेके मैंने कहानी जब छप गई खिलते फूल में, मैं वो दिखाने के लिए सोचूं किसको दिखाऊं, तो मेरे दोस्त ने कहा किसी हिंदी के प्राध्यापक को दिखाएं। वहाँ डॉक्टर महेंद्र कुमार बैठे थे, वहाँ नरेंद्र कोहली थे, वहाँ पर कैलाश वाजपेयी थे। मैंने महेंद्र कुमार जी को दिखाई, उन्होंने कहानी पढ़ी, उन्होंने ये कहा कि भैया कहानी तो नरेंद्र कोहली को दिया, नरेंद्र देखो ये कहानी कैसे लिख के लाए। तो बोले तुम क्लास में नहीं आते। मैं कहा सर मैं आता हूँ, सामने रहती है क्लास होती। कहते ये सामने तो नहीं होती, हिंदी ऑनर्स की क्लास ऊपर है। तो मैंने बोला मैं हिंदी ऑनर्स में हूँ, मैथ्स ऑनर्स में हूँ। क्या बताने चाहूंगा कि उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। नरेंद्र कोहली ने भी मुझे कहा कि तुम्हारा लिखना अच्छा है, और अगर तुम चाहो मैं विज्ञान से आया हूँ इसमें। कैलाश वाजपेयी सिर्फ मुस्कुराए मुझे देखकर और कुछ नहीं किया। तो मैं, एक कहानी ने मेरे में बदलाव लाया और मैं बीए ऑनर्स हिंदी में आ गया। तो वहां पे जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो कबीर को जब मैंने पढ़ा तो कबीर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और कबीर से ही मैंने व्यंग, एक समय चीजों को देखने की दृष्टि, और यही कारण था कि मैंने अपने बीए ऑनर्स में प्रसाद स्पेशल लिया। और प्रसाद को माना जाता है वो कामायनी की दृष्टि से बहुत दार्शनिक थे, पर अगर उनके नाटक देखें तो उनमें व्यंग भरा हुआ है। और उसी व्यंग को मैंने खोजा, और प्रसाद के नाटकों में व्यंग नाम का एक लघु शोध प्रबंध भी लिखा। तो व्यंग की चेतना वो इसलिए आई। आप प्रतिमा जानती हैं कि कोई भी बीज जो है उसको वैसी भूमि चाहिए होती है। अगर आपको मतलब अगर चाय के बागान है तो आप देखेंगे वो पहाड़ों में वहां पर होते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है। हर चीज को, पौधे को एक चीज चाहिए होती है। हो सकता है मेरे लेखन के बीज को एक व्यंग की भूमि चाहिए थी, तो व्यंग की भूमि मुझे मिल गई। परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, इनको पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। पर मूल रूप से कबीर और जयशंकर प्रसाद, उनके नाटक, भूस्वामी नाटक। मैं लोगों से कहूंगा जो व्यंग की समझ चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि नारी विमर्श वस्तुता क्या है, जो आज हम शोध में रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी नाटक में वो पूरा व्यंग नाटक है। और वैसे ऐसे व्यंग है जिसमें नारी की शक्ति। तो खैर ये है कि व्यंग ने इस तरह से मुझे चुना, और फिर धीरे धीरे में चलते रहे। ऐसा नहीं है, अभी आपने देखा मैंने कुछ लघु कथाएं भी, कुछ कविताएं भी, और बाल साहित्य भी लिखा। और इसके साथ अभी मेरी एक किताब भी आ रही है, मैं एक आ चुकी है संस्मरण पर, वो इर्दम गिर्दम हम समरामी। और अभी एक आ रही है स्मृतियों के घाट पर जन्मे जय चंदन घिसे। उसमें
धर्मवीर भारती, उसमें विजय स्नातक, उसमें नगेन जी, इन पर संस्मरण है। तो क्या संक्षेप में ये बातें आपको बता रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। एक प्रश्न मेरे जहन में अचानक आया सर कि आप की शैली और आपका जो लेखन है उसके बहुत से पढ़ने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उसको उसके अनुगामी भी हैं कि हाँ आप जैसा लिख रहे हैं वैसा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं। आपने किनका व्यंग अपने बहुत करीब दिल के पाया और आपको लगा कि हाँ ये चुभा रह गया, या किसी जिससे प्रभावित हुए हों जिसके व्यंग्य लेखन से आप? सर आपका माइक म्यूट है। दूसरी मैंने इसलिए म्यूट कर लिया था कि और कोई आवाज यहाँ से ना जाए और इको ना करे। जी, तुमने ये कहा कि किससे प्रभावित हुए। अब प्रभाव दो तरह से ग्रहण किया जाता है। एक प्रभाव ये ग्रहण किया जाता है कि उनकी बात, उनकी शैली आपको अच्छी लगती है, और अगर जहां आपको किसी व्यक्ति का कथ्य वो लगता है और उसके कथ्य को आप दोहराने लगते हैं, तो वो प्रभाव नहीं होता है। उसको प्रभाव वो कार्बन कॉपी की तरह बन जाता है। और मेरा मानना भी ये है कि आप किसी भी चीज का, किसी विचारक का, अगर आप में मौलिकता तभी आएगी कि जब आप अपनी दृष्टि पैदा करेंगे। कहे कोई भी है, मतलब मुझे ठीक है उनकी बात अच्छी लगती है, जैसे परसाई को मैं अच्छा लगता हूँ पर परसाई पे सवाल भी उठाता हूँ। नरेंद्र कोहली मुझे अच्छे लगते हैं पर नरेंद्र कोहली पे मैंने बहुत सारे सवाल उनसे उठाए, और परसाई तक कहते थे कि भाई नई पीढ़ी को वो अधिकार देते थे कि सवाल उठाए जाने चाहिए। और मेरा मानना ये भी है, जो मैं अक्सर कहा है मैंने प्रतिमा, कि मैंने कभी राजमार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं किया। ये परसाई ने, शरद जोशी ने, श्रीलाल शुक्ल ने, रविन्द्रनाथ त्यागी ने, नरेंद्र कोहली ने, मनोज श्याम जोशी ने, इन सब ने, जब भारतेंदु से कबीर ने, इन्होंने एक व्यंग्य का राजमार्ग तैयार किया। अब उस राजमार्ग में अगर मैं चलूंगा तो बहुत चल रहे हैं, उस भीड़ में खो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस राजमार्ग से नीचे निकल गया। मुझे मालूम था ये नीचे वाला रास्ता बहुत अंधेरा है, अकेला है, मेरे साथ कोई नहीं होगा, खाइयाँ भी होंगी, बिच्छू भी मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे, पर मैंने अपनी कुदाल पकड़ी और जो मुझे पगडंडी बनानी थी, मैंने कभी वो राजमार्ग बनाने की कोशिश नहीं की, अक्सर कहता हूँ, तो उस पगडंडी का मैंने निर्माण किया और अपने रास्ते पे चलता चला गया, जो मुझे अच्छा लगा। और इसीलिए मेरा मानना ये है कि विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, पर आपका विचार और चिंतन किसी कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिए, कि आपको कोई कार्य या डिक्टेशन वाला नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको डिक्टेशन दिया कि भैया ऐसा करो, ऐसा विचार और ऐसा चिंतन करो। तो इस दृष्टि से कोशिश ये की है, प्रयत्न ये किया है कि जो मुझ में आ रहा है उसको मैं अपनी सोच से सामने लेकर आऊं। और वैसे मानना मेरा यही है, मैं अक्सर उस चीज को कहता भी हूं, और बहुत बढ़िया कथन मुझे अच्छा लगता है, और वो कथन जो है कामू का कथन है। कई जगह मैंने उसको उदाहरण दिया है कि जब लेखक के पर्पस की बात आती है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटर, उसका लेखन क्या है, तो वो उन्होंने कहा था द पर्पस ऑफ अ राइटर इज टू कीप सिविलाइजेशन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। मतलब लेखक का उद्देश्य जो है कि जो मनुष्य सभ्यता है, हमारी मानवीय सभ्यता, तुम देखो लगातार अभी आप देखते हैं इतनी बाढ़ें आ रही हैं, इतने क्यों आ रही हैं? क्योंकि मनुष्य ने अपनी सभ्यता को नष्ट करने का स्वयं प्रयत्न किया है। तो मनुष्य अपनी सभ्यता को जो नष्ट कर रहा है, उस सभ्यता को, मतलब हमें मानव समाज की बेहतरी के लिए उसको ये विचार देना है कि हमें मानवीय सभ्यता को नष्ट होने से बचाना है। तो ये लेखक का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यंग्यकार मूलतः एक साहित्यकार है, उसके वही सामाजिक सरोकार हैं जो सभी साहित्यकारों के, एक कहानीकार के हैं, एक नाटककार के हैं। मैं एक अलग तरह का कोई जीव नहीं हूँ, एलियन नहीं हूँ। व्यंग्य की दृष्टि से मैंने टोप लगा लिया है कि मैं व्यंग्यकार हूँ, हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ। मैं देखता हूँ मेरे सामने बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो इस तरह से नहीं बने, मतलब मैं नरेंद्र कोहली वो व्यंग्य में नहीं बने रहे उस तरह से, सिर्फ जो है गिरीश पंकज को मैं देखता हूँ कि किस तरह से वो इस समय विभिन्न विधाओं में भी लिखते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, मेरी मूल प्रवृत्ति वो है, मेरी मूल प्रकृति वो है, पर उसके साथ साथ मैं एक अपने आप को
एक साहित्यकार के रूप में। प्रताप सहगल को लीजिए, जिनकी आप बात कर रहे थे, वो नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, उनसे मैंने व्यंग्य भी लिखवाए और व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। तो अपने आप को, मैं चाहूंगा कि अपने आप को सीमित नहीं करें आप। विधा जो कथ्य जो है आपका, वो आपकी विधा की मांग करता है। आप सोच के मत चलें कि कल जो है मुझे प्रकाशक ने, उसने, संपादक ने कह दिया मैं 350 पेज का रचना दूंगा। वो रचना भी नहीं होती है, वो एक टिप्पणी होती है, कमेंट्स होते हैं, और जिसमें ना चिंतन होता है ना दृष्टि होती है। तो इस चीजों से बचना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेरे समय में परसाई शरद जोशी अखबारों में लिख रहे थे, मुझे भी लालच आता था कि समलेखन करूं, बहुत जल्दी चर्चित होता है। पर मुझे लगा, आज भी मैं प्रश्न उठाता हूँ, परसाई की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं, मैं आपके पढ़ लूं तो सपाट हैं। आप निजलिंगप्पा को नहीं जानते, आप शरद जोशी की रचना तुले अंतुले वाले अंतुले को नहीं जानते, तो उस पर जो व्यंग किया हुआ, आज कोई व्यंग लगेगा ही नहीं तो आपको। उस समय पानी की समस्या पर शरद जोशी ने जो व्यंग किया था, आप अगर राजीव गांधी के चरित्र को नहीं जानते तो आपके लिए फ्लैट है। तो ये मेरा मानना है कि स्तंभ लेखन कई बार आपकी सीमाएं भी ले आता है और रचना के रूप में सामने नहीं, वो एक टिप्पणी बन। तो इससे मैं कोशिश करता हूँ, जो आपने कहा, पूछा मुझसे कि किस तरह से आप देखते हो, तो ये व्यंग्य की जमीन मेरी ये है। जी बिल्कुल सर। और आज चूंकि हम लोग जिस प्रोग्राम के तहत आज बात कर रहे हैं वो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, इसलिए शायद मैं बहुत विस्तार से जितना आपसे बात की जानी चाहिए उतना करने में मेरे आगे कुछ सीमाएं हैं। फिर भी कुछ सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि वो जानना जरूरी है मेरे लिए। ये एक जिज्ञासु छात्र का सवाल आप समझें कि जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ रचते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारी हर रचना, रचनाकार की हर रचना रचनाकार से भी थोड़ा सा कुछ लेती है, उसका कुछ ले लेती है, उसका एक अंश उस रचना में जाता है। और अक्सर हम इसको जोड़ते हैं गंभीर लेखन के साथ कि अगर आपने कोई कहानी लिखी है, कोई उपन्यास लिखा है, कोई गंभीर लेखन किया है, तो आपका एक अंश उस लेखन में निकल जाता है, आप उसमें कहते हैं ना खप जाते हैं। आमतौर पे जो जानने वाले हैं उनको ये नहीं पता है कि व्यंग्य लेखन भी एक बहुत ही गंभीर लेखन है, और व्यंग्य लेखन भी लिखने वाले का बहुत कुछ लेता है, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, आर्थिक भी आगे जाता होगा, लेकिन मानसिक और भावात्मक तो लेता ही है। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या व्यंग्य लेखन में भी दिमाग को वैसे ही निचोड़ना पड़ता है जैसे किसी भी भावुक कहानी को लिखते हुए या किसी गंभीर आलेख को लिखते हुए निचोड़ना पड़ता है? व्यंग्य लेखन भी लेता है आपसे बहुत सारे पसीने, बहुत सारे आंसू। हाँ, मतलब हर विधा की अपनी प्रकृति है। अब व्यंग्य जो है दो और चीजों से क्यों अलग है, क्योंकि व्यंग्य के साथ दो चीजें हैं जो मैं कहता हूँ, मतलब हो सकता है और लोग ना मानते हो। एक, व्यंग्य जो है विवशता जन्य हथियार है। जब आप विवश होते हैं तभी आप व्यंग्य करते हैं और विसंगतियां देखते हैं। आप कहाँ करते हैं? संगति पे कोई ये बहुत बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो व्यंग्य जो है जब विवशता जन्य हथियार है, मैं विवशता में व्यंग्य कर रहा हूँ। दूसरा, ये मस्तिष्क को परेशान करने वाली विधा है, आप परेशान होते हैं। अगर आप जो है वहां पे द्रौपदी का, जिसका चित्रण मैंने किया कि द्रौपदी दुर्योधन के कृत्यों से परेशान है, इसलिए उस पर व्यंग्य करती है कि धृतराष्ट्र पुत्र कहती जैसे वो अंधे राजे हैं वैसे तुम हो रहे हो, तुम अपने अहंकार में जा रहे हो। तो ये जो है, ये व्यंग्य जो है वो विवशता के कारण उत्पन्न होता है। और इस व्यंग्य को जब आप समझ लीजिए कि जब आप किसी चीज से परेशान होते हैं, मैं परेशान मतलब व्यंग्यकार, हर व्यंग्यकार वो देखेगा, समझेगा उस चीज को कि वो विसंगतियों से परेशान होकर ही व्यंग्य करता है। उसको ये लगता है कि भैया होना तो ये चाहिए और हो ये रहा है, तो ये तो आपको आप जीवन में देख लो, आपकी कोई सहेली हो, सखी हो, माता हो, पिता हो, कि बात तो करें बड़ी बड़ी और थोड़ी देर में जो है वो अपना घटिया काम कर दें, तो आपको उस पर गुस्सा आएगा कि भैया ये तो गलत बात है। तो इसीलिए, और दूसरा, ये ईमानदार मस्तिष्क जो होता है उस पर चोट करता है, बेईमान पे कभी नहीं करेगा। बेईमान कहेगा ये तो बड़ा बढ़िया है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी जी। ईमानदार मस्तिष्क पे चोट करता है। ये विसंगति जो है आपकी जो आती है वो ईमानदार व्यक्ति को परेशान करती है। तो जो जिसका जमीर होगा जी, जिसका जमीर होगा उसको चोट करेगा, बिल्कुल उस पे वो परेशान करती है उसको।
और कबीर क्योंकि वो भाई एक ऐसे कबीर, तभी मैं उदाहरण देता हूँ, कबीर जिसने कह दिया अपना घर जला दो, मतलब घर का मतलब सारे संबंध तोड़ दो। संबंध ही सबसे ज्यादा आपको कमजोर बनाते हैं, संबंधी। और दूसरी आपने रचना की जैसे बात की कि रचना से कुछ लेता है, तो आप किसी भी रचनाकार से पूछ के देखें कि भैया तुम्हारी श्रेष्ठ रचना कौन है, तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि माँ को तो सभी बच्चे अपने प्यारे लगते हैं, ये बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर मान लें तो वाक्य में माँ को बच्चे प्यारे लगते हैं, तो माँ का बच्चा जो बाहर आता है तो उसमें उसके कितने अंश होते हैं, कितना अंश लेके आता है, उसका रक्त लेके आता है, उसके रक्त से ही वो जन्म लेता है, उसकी बहुत सारी चीजें लेता है। और इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं कि ठीक है, रचनाकार को अपनी रचना अच्छी लगती, माँ को बच्चा प्यारा लगता है। आप किसी माँ से कह दी कोई बच्चा जो उसकी नाक बह रही हो, खराब हो रहा हो, सारा ऊपर से कीचड़ में हो, तो माँ उसको गोद में उठा लेगी, दूसरा कहेगा ये कीचड़ में लिपटा हुआ गंदा बच्चा है, वो माँ कभी स्वीकार, उसको डांट देगी कि नहीं। पर मैं चाहता हूं कि एक रचनाकार को ऐसी माँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हकीकत को समझे। अगर रचना गंदी है, दूसरा आलोचक आपको कह रहा है कि रचना में, क्योंकि व्यंग का मूल तत्व आलोचना है, और हम व्यंग्यकार आलोचना से ही डरते हैं। आप किसी व्यंग्यकार की आलोचना कीजिए, कल आपके पीछे पड़ जाएगा कि मेरी रचना को खराब कर। तो आलोचक अगर कोई आपका कह रहा है कि रचना आपसे, आपकी रचना जो है वो ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को संवारें, उसको साबुन से नहलाएं, धुलाएं, उसके कीटाणुओं को दूर करें, उसको एक अच्छे स्कूल में शिक्षित होने के लिए भेजें, उसको गलियों में आप भेजेंगे नहीं। तो ऐसे ही रचनाकार जो है वो अगर माँ की तरह आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से रचनाकार जो अपने समय की आलोचना करता है, उसके लिए उसको इतनी उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो दूसरे की आलोचना को भी बर्दाश्त कर सके। हमारे यहाँ ऐसा है। जी और जी सर, सर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्या व्यंग को शौकिया या उद्देश्यहीन होकर लिखा जा सकता है? अरे एक बात क्योंकि लोग इसको हल्का, जी नहीं मैं नहीं, वो जो हल्का मानते हैं वो शौकिया लिख सकते हैं। आप किसी भी चीज को शौकिया लिख सकती हैं, आप कविता को लिख सकती हैं, कहानी को लिख सकती हैं, आप जासूसी उपन्यास कविताएं क्योंकि लिखी जाती हैं जी, व्यंग भी क्या उद्देश्यहीन होकर या शौकिया लिखा जा सकता है? आपको मैं आरंभ में कह रहा हूं कि व्यंग भी एक रचना है, ये साहित्य है। साहित्य जो 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 चीजें, जो सावधानियां कहानी के लिए हैं, कविता के लिए हैं, नाटक के लिए हैं, वही सावधानियां व्यंग्य के लिए भी हैं। व्यंग्य कोई अलग जीव जंतु नहीं है। व्यंग्य को भी, किसी भी चीज को, किसी भी रचना को आप उसको छोड़ दीजिए। आप अगर किसी खेल को शौकिया सिर्फ खेलते हैं तो आप उतनी दूर तक उसमें नहीं जाते हैं। आपको 40-45 डिग्री में खेलते, क्रिकेट के खेल खेलते हैं, आप देखते हैं वहां पे पसीना बहाना पड़ता है। आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के उसके मैच को देख रहे हैं और वो आदमी वहां पे ह्यूमिडिटी में उसके पसीना बह रहा है। आप देखती होंगे अगर खेल देखा हो तो किस तरह से उसका जो पसीना बह रहा है वो खेल रहा है वहां पे और पूरा ध्यान लगा रहा है। तो ऐसे ही जब तक ये श्रम नहीं करेगा, क्योंकि हर रचना, हर अच्छी चीज श्रम की मांग करती है। श्रमहीन अगर आप हो जाएंगे तो फिर आप निश्चित रूप से वही रचनाएं लिखेंगे जो आप बता रही हैं। शौक में, मस्ती में खेल लिया। किसी भी चीज के प्रति मैं सबसे कहता हूं कि आपको गंभीरता होनी बहुत आवश्यक है। गंभीर है कोई भी चीज हो। और दूसरा, मैं लगातार ये कहता हूं, कोई भी रचनाकार, नया रचनाकार कभी ना मुझसे प्रतियोगिता करे। मैंने परसाई से प्रतियोगिता नहीं की, मैंने श्रीलाल शुक्ल से प्रतियोगिता नहीं की। निरंतर आप अपने से प्रतियोगिता करें और निरंतर अपने आप को बेहतर करते चले जाएं। आपको अपने आप को बेहतर करना है, मुझे किसी से प्रतियोगिता। जी, तो हमने बात यहीं से शुरू की थी कि व्यंग्य लेखन एक गंभीर कार्य है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, श्रम चाहिए, उद्देश्य चाहिए, गंभीरता चाहिए। सर एक सवाल आखिर में आपसे पूछूंगी, मतलब आपका संदेश लेने से पहले, कि 2 दशक तक आपने व्यंग्य यात्रा के संपादन के माध्यम से व्यंग्य विमर्श का एक पूरा माहौल तैयार किया हिंदी साहित्य में। आप इसका क्या, कितना योगदान आप आज
अपनी ओर से कह सकते हैं, और जो नए व्यंग लिखने वाले हैं उनसे आपकी जो उम्मीदें हैं, आप जो सोचते हैं उनके बारे में, वो हम जानना चाहेंगे। ये प्रश्न तुम्हारा आत्मविश्लेषण का है कि मैं यहाँ बैठ के आत्मविश्लेषण करूं कि 20-17 वर्ष तक जो मैंने किया है कि कुछ उसकी सार्थकता है, ये नहीं है। क्योंकि मैंने जब पत्रिका निकालनी शुरू की थी तो मैंने अपने आप से सवाल किया था कि भाई मैं अपने लेखन को जो बैक सीट में डालूंगा, क्योंकि आप पत्रिका के संपादक के रूप में, कोई भी पत्रिका का संपादक जो मैं कहता हूँ वो पीर, बावर्ची, भिश्ती सब उसको होना पड़ता है, उसका कोई कार्यालय नहीं होता है। और मैं तो कहता हूँ कि उसके पास कोई छोटू भी नहीं होता जो चाय पिलाए। मेरी भी छोटू मेरी पत्नी है जो मुझे चाय आके पिला देती है। बहुत सारे सभी लोग जिन लोगों ने पत्रिका नहीं, मेरा कोई विशेष नहीं है। और दूसरा, आपको खराब रचनाएं भी पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि उसमें से क्या अच्छा निकलेगा, आपके पास कोई उपसंपादक भी नहीं है। तो ऐसे में आप जो है, पत्रिका का अंक आपको चुनौती देता है, उधर से रचना चुनौती देती है मुझे। कई बार रचना की चुनौती को पीछे करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए और अब साथ साथ करता हूँ। पर क्या होता है कि अगर ये ना होता, अगर ये मुझे लगता कि भाई मैं पत्रिका निकाल के अपने लेखन को नहीं कर रहा हूँ, मेरी लगातार किताबें आ रही हैं, लोग जानते भी हैं, तो मैं नहीं करता। मैंने 5 अंक सिर्फ निकाले थे प्रयोग के तौर पर, और वो भी मैंने अकेला नहीं निकाला था। मैंने लोगों से बात की, मेरे मित्र ज्ञान चतुर्वेदी, हरीश नवल, उस समय जो है नरेंद्र कोहली, उनसे मैंने बात की। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा निकाल लो। तो मैंने 5 अंक प्रयोग के रूप में निकाले, और मैंने निकाला था कि सिर्फ रचना की पत्रिका नहीं होगी, वो विमर्श, क्योंकि मेरा मानना ये था कि 21वीं सदी के में व्यंग विमर्श की बहुत आवश्यकता है। व्यंग लिखा बहुत जा रहा है, पर कैसा लिखा जा रहा है इस पर कहने वाला कोई नहीं। व्यंग का आलोचना शास्त्र नहीं है, उसके लिए विमर्श की जरूरत है। और मुझे अच्छा लगता है व्यंग की भाषा, व्यंग का मनोविज्ञान, व्यंग में मिथ्य की प्रयोग, व्यंग कविता, हाशिए में कोई, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने आरंभ में किए। और मुझे जो साथ मिला, निर्मला जैन, नामवर सिंह, नित्यानंद तिवारी, और यहाँ तक कि जितने रचनाकार थे उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया लिखने में। विजय बहादुर सिंह, बहुत सारे लोग, मैं मतलब इतने नाम है मैं आपको गिना नहीं सकता। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से इस चीज की आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो मैं ये मानता हूं कि इस समाज का मुझ पर ऋण है, इस साहित्य का मुझ पर ऋण है, इस साहित्य समाज का ऋण। तो उससे ऋण होने का तरीका, जो पत्रिका पहला अंक मैंने 500 निकाला था, उसकी 300 कॉपियां ही मैं ऐसे वैसे दे पाया था, 200 प्रतियां फिर भी बची। आज 2500 मैं निकाल रहा हूं, और जगह जगह से, मतलब आप देखो इसमें लिखने वाले ऐसे लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ पारिश्रमिक दो, वो मुझे पारिश्रमिक दे। सूर्यबाला जैसी रचनाकार को मैंने उन्होंने मुझे जो है भिक्षा का, मैं उसमें भिक्षाम दही कहता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग। अब आप देखिए, अगर मूल्यवान नहीं है, निकालना ठीक नहीं है, तो श्रीकांत चौधरी जैसा व्यक्ति, वो मुझे अचानक 1 लाख रुपया मेरी कटोरे में डाल देता है, ये कहते हुए कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे छोटे भाई ने उसका खर्चा दे दिया, और उस खर्चे से ये पैसा बच गया, तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें मैं उत्साहित देती हूँ। और जिस रचनाकार से मैं मानता हूँ, अभी मैंने निकाला, हम भी व्यंग की जबान रखते हैं। अब आप देखो, उसमें ममता कालिया ने, उसमें चित्रा मुद्गल ने, उसमें संतोष चौबे ने, महेश कटारे ने, मुकेश वर्मा, बहुत सारे, महेश दर्पण, इन सब लोगों ने, पंकज सुबीर ने। अब पंकज सुबीर जैसा व्यक्ति जो कथाकार और वो है, वो कहता है इस पत्रिका ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं व्यंग लेखन अपना पुनर्जागृत करूं। नई पीढ़ी सामने आ रही, व्यंग का नई पीढ़ी पे हमने निकाला, और नई पीढ़ी के सारे व्यंगकार इस समय जो हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं एक सार्थक काम करने में अगर कहीं हाथ कट भी रहा है, समय जा भी रहा है, तो दृष्टि से मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई अब मैं मानता हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये काम किया है, और लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए मैं इसको व्यंग यात्रा करता हूँ। और मेरे इतने यात्री हैं कि वो मेरी एक तरह से समझ लीजिए ताकत बनकर चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं चल रहा। व्यंग यात्रा अकेली नहीं चल रही है, अनेक लोग हैं मेरे साथ, जैसे ललित हैं, या रणविजय हैं, या मैं पिलकेंद्र अरोड़ा को मैं देखता हूँ, जो जिससे जब कहता हूँ वो मुझे सहयोग करने को तैयार है, तो मैं इसको अलग नहीं मानता हूँ। दिलीप, हमारी भी ये प्रार्थना,
जी, हमारी भी ये प्रार्थना होगी कि यात्रा सतत अनवरत आबाद चलती रहे और हम सब इससे सीखते रहे, जैसे हमने आज बहुत कुछ सीखा सर आपसे। आखिर में मैं आपसे बस एक बात जानना चाहती हूँ, एक संदेश मान लें हमारे लिए, एक मार्गदर्शन, कि अवितोको रूम थिएटर का जो ये तीसरा सीजन हमने बहुत ही उद्देश्य के साथ व्यंग्य पर निर्धारित किया है, आधारित किया है, और जिसकी शुरुआत आज आपसे हुई है, आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे विभा रानी जी के इस प्रयास के लिए, अवितोको रूम थिएटर के प्रयास के लिए, कि हम 13 एपिसोड सिर्फ व्यंग्य की बात करेंगे और व्यंग्य पर ही हम प्रस्तुतियां करेंगे, तो क्या इसका भी कोई सार्थक प्रभाव आपको दिखता है? हाँ, निश्चित रूप से मैं तो उन लोगों का शुक्रगुजार होता हूँ कि जब लोग साहित्य को, व्यंग्य को साहित्य की पंक्ति में डालते हैं, साहित्य की पंगत में बैठाते हैं। इसीलिए अभी मैं अब व्यंग्य यात्रा के साथ एक और बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चीजें प्रेरित करते थे स्पंदन जैसी संस्था जो उर्मिल शीर्ष चलाती हैं, जो ज्यादातर साहित्यिक पत्रिकाओं को पुरस्कार देते हैं। ब्रजलाल द्विवेदी सम्मान जो ये संजय द्विवेदी ने किया, और गिरीश पंकज उस बारे में जानते भी, उनको भी मिला था। इसी तरह से पीछे अभी हिंदुस्तानी प्रचार सभा का सम्मान, दूसरा पुरस्कार व्यंग्य यात्रा को मिला, पहला मिला नया ज्ञानोदय को, मतलब तीनों के साथ, और हंस को। तो इनके बीच में अगर व्यंग्य यात्रा खड़ी है तो निश्चित रूप से साहित्य उसको स्वीकार कर रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि व्यंग्य भी साहित्य की पंगत में बैठ रहा है। तो ये जो आपके कार्यक्रम हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से साहित्य व्यंग्य की स्वीकार्यता को ना केवल बढ़ाएंगे बल्कि उसको व्यापक मंच देंगे। और मेरा मन ये होगा कि इसमें आप विमर्श, लोगों को विचार जानिए व्यंग्य के बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो साहित्य को किस दृष्टि से देखते हैं, व्यंग्यकार अपने समय को किस तरह से देख रहा है, रचना में तो देख रहा है, विचार की दृष्टि से, और दूसरी विधाओं के साथ उसका क्या संबंध है, किस तरह से जोड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा जब आप व्यंग्यकारों के अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। रचना तो एक है उसका पक्ष, पर उससे जो संवाद करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इसीलिए व्यंग्य से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं उससे बिना किसी, नहीं तो बड़ा लेखक होना चाहिए, और बड़ा लेखक होकर आपको कहना चाहिए नहीं भाई समय नहीं है, ये नहीं है, मैं नहीं करता इस तरह की हिपोक्रेसी या जो नहीं दिखाता हूँ। मैं जुड़ जाता हूँ, और हर लोगों को, मैं जितने भी मित्र हैं उनको चाहूंगा व्यंग्य को एक बड़ा जो समाज तभी मिल पाएगा जब व्यंग्य को विभिन्न माध्यमों से, सिर्फ व्यंग्य के कुएं में बैठकर आप बात नहीं करेंगे, व्यंग्य के बड़े मंच पर आकर आप बात करेंगे। तो आप आए, जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं, इससे जुड़े, आपके मन से जुड़े, व्यंग्य के बारे में अपनी बात करें, मैं ये चाहूंगा। ये जी बिल्कुल जी सर, आपने जो कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि अब समय नहीं है और मैं नहीं कर सकता, बड़ा या छोटा, तो बड़ा हो चुका हूँ या बड़े हो गए हैं वो, तो मुझे तो लगता है उनके यशगान के लिए आपको एक चालीसा भी लिखनी चाहिए। वो चालीसा लिखे जाने के भी अधिकारी हैं। लेकिन आप जैसा उदार मना साहित्यकार और व्यंग्य लेखक और बहुत बड़े स्तर पर इस विधा को और लेखन की विधा को एक प्रेरक के रूप में आगे ले जाने वाला व्यक्ति, आज मैं विभा दीदी का भी मैं ये कहना चाहूंगी धन्यवाद कि उन्होंने ही ये विषय, ये थीम दिया इस तीसरे हमारे जो सीजन को 13 एपिसोड के लिए। और मुझे बात करने का अवसर, मैं मानती हूँ कि मेरे लिए एक वर्कशॉप हो जाती है, मैं भी सीखती हूँ, समझती हूँ और अपने आप को और समृद्ध करती हूँ। आज के लिए मैं आपको अवितोको रूम थिएटर की ओर से धन्यवाद दूंगी, और हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे खत्म होगा आज का। लेकिन अगले सप्ताह एक और बड़े नाम के साथ व्यंग्य की गंभीरता पर विचार विमर्श करने और एक शानदार प्रस्तुति के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। सर, तब तक के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इतना बढ़िया संचालन करने के लिए और इतनी आत्मीयता से बात करने के लिए, कि ये बहुत अच्छा है कि आप लेखक के मन की हर चीज को बाहर निकाल लेती हैं। और सबसे अधिक मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ जितने लोग यहाँ जुड़े, जिन लोगों ने धैर्य से मुझे सुना। अभी आप कुछ बता रही थी, टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो लोगों के एक दूसरे को सुनने का, कहने का तो बहुत समय, सुनने का बहुत कम है, पर ये सारे धैर्यवान जो श्रोता हैं, इन लोगों ने जो सुना, मैं उन लोगों को भी, और वो निश्चित रूप से एक व्यंग्य का पूरा परिवार है, तो परिवार जो इकट्ठा हुआ, मैं उन सब का भी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जी जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था विभा जी का विशेष रूप से, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, मैं कह रहा जी 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 बिल्कुल, और ये पूरी कमान उनके ही हाथों में है। हम ये कार्य हम उनके द्वारा संचालित होता है और उनके ही निर्देश पे, उनके ही माध्यम से हम आप जैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं जो अपने आप में विश्वविद्यालय हैं। बहुत बहुत आभार सर। और आपका धन्यवाद दूंगी, हम जो हमसे जुड़े थे दोस्त उनका भी धन्यवाद। अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे। अगले सप्ताह से हमारे इस कार्यक्रम का समय रात 8 बजे होगा। शुक्रवार रात 8 बजे हम आपसे मिलेंगे अवितोको रूम थिएटर के तीसरे सीजन में हर एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।